यस फ्रेंड्स, पीजीबीपी रैपिड रिवीजन पार्ट 1 पे अपने डेप्रिसिएशन टॉपिक तक कवर किया था विथ एग्जांपल्स। आई होप प्रैक्टिस कर लिए होंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा सा सेक्शन लेते हैं 35 एडी। दोस्तों याद है ना 35 एडी में ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, इतने सारे बिजनेसेस में अगर आप एंगेज्ड हो तो बम्पर डिडक्शंस मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा डिडक्शंस मिल जाएगा। लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़कर 100% डिडक्शंस। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले का भी खर्चा और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद का भी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो नो डेप्रिसिएशन, फुल डिडक्शन। और स्पेसिफाइड बिजनेसेस के जो लॉस होते हैं ना, इनडेफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। और जिन एसेट्स पे आपने डिडक्शंस लिया उसको 8 इयर्स तक स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना है। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करेंगे तो जिस एसेट्स का जितना डिडक्शंस मिला था उतना पीजीबीपी हो जाएगा, बट डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी लगेगा 18.5% वाला कंसेप्ट। और एक लास्ट बात है दोस्तों, ये नॉर्मल स्कीम वाले को अलाउड है। हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे इस प्रोविजंस पे और 3 स्टडी मैट के क्वेश्चंस करेंगे जो आज तक मैंने एग्जाम पे नहीं देखा। आप लोग जरूर जरूर से पढ़ना। सो 35 एडी का डिडक्शंस 100% capital expenditure is allowed as deduction except land, goodwill, financial instrument और specified business. प्री कॉमेंसमेंट भी अलाउड है, कैपिटलाइज होगा। बट पेमेंट मोड याद है, आपको सीजी से पढ़ाते आ रहे ABCD नीरू एन बी ये 40 अभी कॉस्ट 43(1) पे भी मिला था, 43 में भी मिलेगा, कैपिटल गेन पे भी मिला है और प्लस अदर सोर्सेस में भी। सो 10,000 से ज़्यादा रहेगा स्पेसिफाइड मोड से और डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल स्कीम पे। कंडीशंस कुछ है, नॉर्मली ध्यान रखेंगे। नॉट सेटअप बाय स्प्लिट अप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, ये कोई स्प्लिट अप रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए। नो यूज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 20% अलाउड है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसेट यूज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 8 ईयर। स्पेसिफाइड बिजनेस में 8 साल तक इन एसेट्स को यूज करना। अगर वायलेशन होता है विद इन 8 ईयर्स तो डिडक्शंस रिवर्स होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा और वो एसेट्स का जो वैल्यू बनेगा, सपोज 1 साल बाद अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज कर लिया, बिल्डिंग था, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन छोड़ के जो वैल्यू बचेगा WDV, डेट विल बी बिजनेस इनकम एंड डेट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। अदरवाइज 35 एडी के एसेट्स का कॉस्ट नील होता है बिकॉज डिडक्शंस मिल जाता है। सीए साहब से ऑडिट करना और कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ये बता दिए थे। इंपोर्टेड ओल्ड अलाउड इफ नॉट यूज इन इंडिया, नो अर्लियर डेप्रिसिएशन क्लेम, नो ड्वेल डिडक्शंस। 35 एडी में डिडक्शंस ले लेंगे तो ड्वेल डिडक्शंस नहीं लेना, डायबिटीज हो जाएगा। बिजनेस का नाम आपको याद रखना है, पेपर सेटर कभी बोल देंगे स्पेसिफाइड बिजनेस या कभी इस बिजनेस का नाम बता देंगे तो आपको डालना पड़ेगा। कोल्ड विप्स हैज विप्स, याद रखना, कोल्ड विप्स हैज विप मतलब कोल्ड चेन फैसिलिटी और स्लरी पाइपलाइन, लॉजिस्टिक, इनलैंड कंटेनर डेपो, फ्रेट स्टेशन। कोल्ड डी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट। विप्स वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर produce hospital, 100 bedded or more hospital, infrastructure facilities, pipeline for petroleum, sugar warehousing, hotel ध्यान रखना 2 star and above, 100 bedded hospital, affordable housing scheme, semiconductor, beekeeping, यो हनी सिंह, fertilizer production। सो ये कंडीशन है। पहले हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे 3-4 जो आपको नॉर्मल क्लास में कराता हूँ, सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे और 2-3 पॉइंट्स हैं एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च पे डिस्कशन करेंगे इसके बाद। एंड फिर साइंटिफिक रिसर्च के बाद फिर हमारा ये सेकंड सेशन भी ओवर हो जाएगा एंड थर्ड सेशन पे अपने पूरे सिलेबस कवर कर लेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग क्वेश्चन सेशन पे, प्रैक्टिस सेशन पे आ रहे हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढो यारो आ गया। 21 से शुरू होता है कहानी।
21 से Mr. Arnab is proprietor having 2 unit. Unit A is specified business and setting of warehousing facilities full sugar. Unit B non-specified business edible oil. Unit A commence operations 1st April 24. Claim 100 lakh, purchase of 2 buildings 50 lakhs each. Operating Unit A ने डिडक्शंस ले लिया 50 lakhs each 100 lakhs का अंडर 35 AD. however February 26 आपने 24-25 में डिडक्शंस लिया है, 25-26 में यूनिट ए ट्रांसफर 1 बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिए यूनिट बी. यूनिट बी इज नॉट स्पेसिफाइड. सो 1 साल 50 लाख 10% 5 लाख 45 लाख PGBP एंड 45 लाख की कॉस्ट माना जाएगा यूनिट बी का. सो दोस्तों दिस 45 लाख डीम्ड इनकम एंड फिर इसका कॉस्ट भी 45 लाख होगा. ये क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम आप सोच भी नहीं सकते इतना इंपॉर्टेंट है. आइए, ये तो वायलेशन ऑफ कंडीशंस पे था. अब हम लोग पॉजिटिव सम्स देखते हैं. मिस्टर ए कॉमेंस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके स्टडी मेट में 3 क्वेश्चन है, आज तक कभी एग्जाम पे नहीं आया. जरूर 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 से तीनों पढ़ के जाना. वो तीनों सम्स यही है 21, 22 एंड 23. तो 23 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप स्टडी मेट से देख लेना. एंड चलिए दोस्तों आते हैं फटाफट. मिस्टर ए कॉमेंस ऑपरेशन सेटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर फूड ग्रेन. वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर फूड ग्रेन चलेगा, शुगर चलेगा. ये स्पेसिफाइड बिजनेस एडिबल ऑयल नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस. 1 ही इनकर्ड एक्सपेंसेस 80, 60, 50 lakhs. लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड टू मार्च दिस. वो ट्रांजेक्शन कैपिटलाइज सेम. लैंड वाला नहीं आएगा. लैंड इंक्लूडेड 50 lakhs 40, 30, 80 में 50 लाख लैंड हटा दो 30 lakhs का. 60 में 40 लाख लैंड हटा दो 20 lakhs का. यहाँ पे 30, यहाँ 20, ये 50 में 30, ये 20. ये तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन. ये 35 AD में डिडक्शंस. फर्दर 5, 6, 25, 26 में 20 लाख 15 लाख और 10 लाख बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी खर्चा हुआ. एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग एंड यूज फॉर दिस. ये पूरा डिडक्शंस प्रॉफिट एंड गेन एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉर. ये फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो आपको पूछा है कंप्यूट इनकम. यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लगता है मेरे. ओके है यहाँ पे. द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फॉर सेटिंग ऑफ फैसिलिटी स्टोरेज फूड ग्रेन शुगर एडिबल ऑयल बिफोर डिडक्शंस डेप्रिसिएशन ये दे दिया गया. ऑल पेमेंट्स थ्रू नीरू NB ABCD रूल. सो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एडिबल ऑयल वाला 31 लाख एंड जो खर्चा किया है उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा. पहले आपने 50 lakhs खर्चा किया था, 30 lakhs उसमें लैंड था प्लस और 10 खर्चा किया तो 50, 10, 30 पे 10% 3 लाख 28 PGBP. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया. इस पे जो आपने प्री कॉमेंसमेंट पोस्ट कॉमेंसमेंट अदर देन लैंड जो खर्चा किया था फिर 16 से 15 माइनस हो जाएगा. 34 लाख लॉस, 21 लाख लॉस, 55 ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और ओनली नेक्स्ट ईयर स्पेसिफाइड बिजनेस से चलेगा. और ये अमृत पीकर आया है, अमृत पीकर. 8 ईयर का क्राइटेरिया भी नहीं रहेगा. इसे जरूर से आप लोग प्रैक्टिस करना. यहाँ पे पढ़ लेना. और ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना. सेम ही बिरादरी का क्वेश्चन. ये रैपिड रिवीजन है दोस्तों. चैप्टर दिमाग में सेट करना है और आपसे प्रैक्टिस करवाना है. अगर आप सिर्फ सुन के एग्जाम देने जाओगे तो बेटा आपका हाथ ही नहीं चलेगा. आपका दिमाग चलने से नहीं होता है बेटा, दिमाग के साथ हाथ भी चलना पड़ेगा. इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए 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 चाहिए. ये 13 बिजनेसेस के नाम भी याद रख लेना. कोल्ड विप्स, एस बिप्स ध्यान रखने से भी चलेगा. 100 बेडेड हॉस्पिटल एंड 2 स्टार एबोव होटल्स चाहिए. एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एडिबल ऑयल वगैरह नहीं. नाउ 35D एमोटाइजेशन. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आप नाम सुनते अकाउंट्स में PL में चार्ज कर लेते. टैक्स में बोला जा रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को 5 साल में डिडक्शंस मिलेगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस फॉर्मेशन या एक्सटेंशन रिलेटेड कुछ भी खर्चा करेंगे वो 5 ईयर्स में डिडक्शंस मिलेगा. बट अमाउंट का एक रेस्ट्रिक्शंस है तो रेस्ट्रिक्शंस के लिए थोड़ा सा पूरा डिटेल पढ़ लेते. इंडियन कंपनी
नॉन कॉर्पोरेट को भी मिलेगा। बिजनेस, न्यू बिजनेस एक्सटेंशन भी, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लीगल चार्जेस, मेमोरेंडम, आर्टिकल, पब्लिक इशू, लिमिट। हाँ, ये लिमिट को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। नॉन कॉर्पोरेट के लिए है एक्चुअल और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। नॉन कॉर्पोरेट के लिए अगर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स आपके बिजनेस के लिए है, एक्चुअल प्रीलिम एक्सपेंसेस 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर, और कॉर्पोरेट के लिए है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर हायर, फिर उसे एक्चुअल एक्सपेंसेस देखेंगे विच एवर इज लोअर का डिडक्शंस मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा 35 DD और DDA, एमलगमेशन डीमर्जर पे जो खर्चा होता है 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे डिडक्शंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना। 35 DDA पढ़ना है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो पेमेंट करते हैं ये भी 5 ईयर्स में डिडक्शंस मिलेगा, इसको पढ़ना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं बेटा स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस। सेक्शन 36 में कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस का नाम लिखा है जिसका डिडक्शंस मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एम्प्लॉइज हेल्थ, स्टॉक सब पे मिलेगा। एम्प्लॉइज हेल्थ का नॉन कैश होना चाहिए, एम्प्लॉइज हेल्थ का नॉन कैश। आप बाकी का इंश्योरेंस कर लो, बिल्डिंग फर्नीचर का 10,000 तक है तो कैश नॉन कैश नो मैटर, बट हेल्थ इंश्योरेंस ओनली नॉन कैश होना पड़ेगा। बोनस कमीशन अलाउड है, नॉट इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट। इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट होगा तो अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिजनेस के लिए अलाउड है। अपना कैपिटल पे टैक्स या पेनल्टी के लिए अगर आप लोन लिए नॉट अलाउड। बिजनेस एसेट यूज करने के पहले तक का इंटरेस्ट नॉट अलाउड, कैपिटलाइज यूज करने के बाद का इंटरेस्ट PL में। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड होगा तो ओवर द जो डिस्काउंट दिया जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड का ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड राइट ऑफ करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मालिक का कोई कंट्रीब्यूशन, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, ये सब अलाउड है सब्जेक्ट टू 43B। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जब आप डिडक्ट करोगे, जब आप पैसा डिडक्ट करोगे तो आपके लिए इनकम हो जाएगा और डिपॉजिट कर दोगे नेक्स्ट मंथ के 15 तक, नेक्स्ट मंथ के 15 तक ड्यू डेट तक, तो अलाउड हो जाएगा। बट अब जो बजट आया है जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो रिटर्न भरने तक का जमा कर सकते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपने सम्स किया होगा क्लास में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अप टू 14% ऑफ सैलरी, मालिक आपके पेंशन स्कीम में पैसा डालता है तो 14% ऑफ सैलरी मालिक को डिडक्शंस मिलेगा। बेसिक सैलरी, DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इस पे क्वेश्चन है दोस्तों, करेंगे, इसे भी इंपॉर्टेंट पे मार्क कर लेना। बैड डेप्ट, जो बैड डेप्ट अकाउंट्स में राइट अप है अलाउड है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नॉट अलाउड, बैड डेप्ट अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नॉट अलाउड। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस का डिडक्शंस ओनली कंपनी SACs को मिलता है। रेवेन्यू फुल्ली अलाउड, कैपिटल 5 इंस्टॉलमेंट पे, यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस पे भी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस दे देगा, नॉट अलाउड। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड है, अगर वो ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट PGBP में आया तो PGB में अलाउड है, अगर वो कैपिटल एसेट्स पे दिया तो अलाउड नहीं है, तो ये अलाउड है। अब हम लोग चलते हैं रेसिडुअरी बिजनेस एक्सपेंसेस। सेक्शन 37 बोला जनरल डिडक्शंस, कोई भी एक्सपेंसेस 30 से 36 तक स्पेसिफाइड है और कुछ नॉर्मल चालू चपाटी कुछ खर्चा आ गया तो वो अलाउड है। उसका कंडीशन है पर्सनल नहीं होना चाहिए, इस साल का होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, नॉट कवर्ड बाय 30 to 36, नॉट इन कैपिटल नेचर, बिजनेस के लिए होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डिसअलाउड, कोई प्रोविजंस वगैरह बनाएंगे नॉट अलाउड, ये थोड़ा ध्यान रखना। CSR का खर्चा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्चा नॉट अलाउड। एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर पे नॉट अलाउड, कंपनी SSC करता है तो 80GGB में अलाउड है। की मेन इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है। CSR का खर्चा 30 से 36 में कवर्ड है तो अलाउड है। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का अलाउड है, पॉलिटिकल पार्टी के कोई ब्रोचर पैम्पलेट वगैरह में किया नॉट अलाउड। डिडक्शन फॉर पेनल्टी, जो पेनल्टी होता है इंटरेस्ट पैनल होता है, जो पेनल्टी लगता है पेनल नेचर का होता है, वायलेशन ऑफ लॉ होता है तो नॉट अलाउड। कॉम्पेंसेटरी होगा तो अलाउड है। नॉट डिडक्टेबल पेनल्टीज, पेनल नॉट अलाउड, पेनल्टी फाइन फॉर ऑफेंसेस प्रोहिबिटेड अंडर एक्ट
टैक्स लीगल वायलेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, टैक्स वो सब पे नहीं किया, तो वो सब नॉट अलाउड। लेट पे किया उसके कारण कुछ इंटरेस्ट लगा तो सब अलाउड है। पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग नॉट अलाउड, वायलेशन ऑफ लॉ पॉल्यूशन नॉट अलाउड, पेनल्टी फॉर जीएसटी इनकम टैक्स डिफॉल्ट नॉट अलाउड, कॉम्पेंसेटरी होगा नॉर्मल डे टू डे नॉर्मली जो अलाउड हो, पेनल्टी वेनल्टी लग गया तो अलाउड है। इंटरेस्ट टू सप्लायर्स भी अलाउड है। क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, बस साइंटिफिक रिसर्च को कर देते हैं दोस्तों। हम लोगों ने दो फॉन्ट पे रखा है, एक तो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक रखा है, एक वाइट। आप रिवीजन करते समय देखना कि इसमें कंफर्ट जोन पे है, क्योंकि बाकी के जो भी रिविजन्स आने वाले हैं मैं उसी फॉर्मेट पे आपका स्टडी मेट रखूंगा। तो ये वाइट वाला बैकग्राउंड पे चलिए पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इसके बारे में सुन लीजिए। पहले तो इन हाउस रिसर्च खुद के बिजनेस के लिए करेंगे तो करेंट ईयर का रेवेन्यू, करेंट ईयर का कैपिटल सब अलाउड। बिजनेस स्टार्ट करने के -3 इयर्स का रेवेन्यू में एम्प्लॉय सैलरी और रिसर्च मटेरियल अलाउड है, परक्विडिट्स नहीं आएगा। एंड लैंड छोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर सब अलाउड है। यस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सर्टिफिकेट का जरूरत है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप लोग। और डोनेशंस वगैरह देते हैं साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अप्रूव जगह पे, तो नॉर्मल स्कीम पे अलाउड है, डिफॉल्ट स्कीम पे अलाउड नहीं है, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और आपको सर्टिफिकेट भी लेना है, और जहाँ डोनेशन दिए उनको इनकम टैक्स वाले अंकल को बताना है कि इन्होंने डोनेशन दिया है। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट्स को खरीदे ऐसे डिडक्शंस भी ले लेते हैं। फिर बाद में अपना रिसर्च ओवर हो गया, तो रिसर्च ओवर की तो एसेट्स को क्या करेंगे, या तो बिजनेस में यूज करेंगे, अभी पढ़ाए थे तो इस ब्लॉक में घुसेगा, जीरो लेकर घुसेगा, या तो उसको बेच देंगे। तो बेचेंगे तो पीजीबीपी अंकल को टैक्स मारने का शौक नहीं है, सीजी अंकल का टैक्स है, तो पीजीबी अंकल बोलेंगे सुनो भाई, तुमको जो मैं डिडक्शन दिया था और सेल प्राइस जो लोअर है उस पर मेरे को टैक्स दे दो, एंड बाकी का सीजी संभाल लेंगे। दैट्स इट। यस, या लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस अलाउड। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, आप खुद कर रहे हो तो खुद के बिजनेस से अलाउड है। करंट ईयर का फुल अलाउड, प्राइर 3 इयर्स का, -3 इयर्स का ओनली 2 ही, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विडिट एंड मटेरियल अलाउड, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए सर्टिफाइड चाहिए। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, लैंड नहीं आएगा, लैंड पे कभी भी कोई फायदा मत लेना। करंट ईयर का फुल, -3 इयर्स का फुल, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर इस साल का बिजनेस इनकम कम है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे चलकर सेटअप हो जाएगा इंडेफिनिट पीरियड तक। नाउ रिसर्च के लिए करते हैं 100% डिडक्शंस नॉर्मल स्कीम पे, अप्रूव यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कंपनी को भी देंगे, सेम अलाउड है। सोशल साइंस स्टैटिकल के लिए भी देंगे, 100% अलाउड है। नेशनल लेबोरेटरी स्पेसिफाइड पर्सनस को भी देंगे, 100% अलाउड है। बट ओनली नॉर्मल स्कीम पे डोनेशन अलाउड है, ओनली नॉर्मल स्कीम पे, सबका एक ही है। डिफॉल्ट स्कीम पे नो, नॉट अलाउड। क्वेश्चन से इस पे करेंगे। लास्ट पॉइंट पर डे, सेल ऑफ एसेट्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सेल विदाउट यूज, इफ सेल विदाउट यूज, तो वही देखेंगे सेल प्रोसीड्स और डिडक्शंस, बिजनेस प्रॉफिट, सेल प्रोसीड्स और डिडक्शंस विच एवर इज लोअर, एक्सेस अमाउंट सीजी, कैपिटल गेन, सेल प्रोसीड्स माइनस इंडेक्स तो हट गया, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आफ्टर यूज होगा तो दोस्तों उसे ऐड कर देंगे ब्लॉक में, जिस ब्लॉक का होगा नील वैल्यू लगे, और बेचेंगे तो सीजी जो कैपिटल गेन का लगता है वही। दोस्तों अब इन टॉपिक्स पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद अब जितने टॉपिक्स बच जाएंगे दोस्तों उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे पार्ट 3 पे। तब तक के लिए आपको रिवीजन करना है अच्छी तरह से। वो 40s वाला रेस्ट्रिक्शन और प्रिजम्पटिव थोड़ा ही बचा है, और क्वेश्चंस के साथ भी कर रहे हैं ना, तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ये डेप्रिसिएशन का सम है, ये आप लोग खुद कर लेना, आसान है। चलो मैं ही करा देता हूँ। Pius runs all preventative forms, 4 machines were put to use. The depreciation this charge this 772 old sold कर दिया, second hand plant bought आपने second hand plant 30 दिसंबर, याद है ना, 3 अक्टूबर के बाद खरीदेंगे तो हाँ। फर्दर Pius furnish following particulars payment to expenses साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी को अप्रूव, और पेमेंट टू स्वाति सत्यवती कॉलेज। और डेप्रिसिएशन सक जाएंगे, डिडक्शंस नॉर्मल स्कीम पे रहेगा तो
आपको ये तो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। नॉर्मल स्कीम पे रहेगा तो डिडक्शंस मिलेगा। और सत्यवती कॉलेजेस नहीं बताया अप्रूव्ड है कि नहीं, ऊपर वाला बता दिया तो नो डिडक्शंस। तो ये कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एग्जाम के लिए रखना। ये P18 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से देखना। मैं इसमें आंसर लिखते चलूंगा। साइंटिफिक इन हाउस का इससे बड़ा सम्स और नहीं देखा, तो पहले एमटीपी सितंबर 24 देख लेते, फिर 18 बाद में सोल्व करेंगे। अमन फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स पर्टिकुलर मेड टुवर्ड एक्सपेंसेस साइंटिफिक पेमेंट टू एवी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड अलाउड पेमेंट टू सिया कॉलेज नहीं बताया अप्रूव्ड है कि नहीं, तो नॉट अलाउड पेमेंट टू आईआईटी बैंगलोर अंडर अप्रूव्ड अलाउड। मशीन परचेज फॉर इन हाउस अलाउड, तो दो डोनेशन अलाउड, ये तो बोथ स्कीम पे मिलेगा। और ये नॉर्मल स्कीम पे आइए एमटीपी सितंबर 24 का तरह होस्ट में रहना दोस्तों। इन्होंने वही क्या स्कीम मान लिया है, डिफॉल्ट स्कीम, तो डिफॉल्ट स्कीम पे ये नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड, ओनली 25 अलाउड। और एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते 20, फिर वो बड़ा सा सम्स करेंगे। मिस्टर ए फर्निश फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट डिडक्शंस ऑफ कंप्यूटिंग पेइंग डिफॉल्ट एंड दोनों ऑप्शंस। तो सिंपल है बेटा, खुद करेंगे तो दोनों स्कीम पे डोनेशन देंगे तो नॉर्मल स्कीम पे। नोटिफाइड को दिया है तो ये नॉर्मल स्कीम पे, आईआईटी दिल्ली को दिया है नॉर्मल स्कीम पे, कंपनी को दिया है इंडिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च नॉर्मल स्कीम पे। इन हाउस रिसर्च करेंगे दोनों स्कीम पे, रेवेन्यू बोथ स्कीम पे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड हटा दो 5 लाख 2,50,000 बोथ स्कीम पे। सो बेटा ये इधर 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 और ये दोनों स्कीम पे, ये दोनों स्कीम पे, ये भी सम को इम्पॉर्टेंट रखना, ऐसे देखने से भी सक जाएंगे, नोट्स चाहिए। अब हम लोग बाहुबली सम्स को लेने वाले हैं जिसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड है। आपका साथ चाहिए और आपका विकास चाहिए और आपका तरक्की चाहिए, इसलिए मैं बड़ा सम्स को पढ़ाने वाला हूँ। एक्स कॉमिन्स प्रोडक्शन 1 दिसंबर 25 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 दिसंबर 25 से लेकर मार्च तक जो करेंगे वो तो मिलेगा ही। रेवेन्यू कैपिटल सब वो जो रेस्ट्रिक्टेड है, लैंड ही छोड़ के रेवेन्यू में तो सब कुछ अलाउड है। -3 ईयर्स का भी आपको मिलेगा, बट रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए सर्टिफाइड होना जरूरी है। और -3 ईयर्स में ओनली मटेरियल्स और द सैलरी ऑफ साइंटिस्ट अदर देन परक्विजिट अलाउड एक्स मेड फॉलोइंग। ऑन 23 दिसंबर 25 लैंड भूल जाइए, लेबोरेटरी कंस्ट्रक्टेड 470 अलाउड है, ये अलाउड है। बिफोर कॉमेंसमेंट एक्सपेंसेस ऑन सैलरी रिसर्च, सो ये 1 दिसंबर ना, तो 1 दिसंबर 22 से 30 नवंबर 25 तक, 23, 24, 25 तक, 1 दिसंबर के पहले, 1 दिसंबर 22 के पहले वाला अलाउड नहीं होगा। ये देखो नवंबर, ये नॉट विद इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के पहले है, कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन ले लेना। सैलरी रिसर्च पर्सनल 1 दिसंबर 22 से दिस 91 सर्टिफाइड 32,000, तो यहाँ पे 32,000 अलाउड है। एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग रेंट फ्री, ये परक्विजिट्स है, तो परक्विजिट्स माइनस में नॉट अलाउड है -3 ईयर्स में। रिसर्च मटेरियल 1 दिसंबर से दिस 76 सर्टिफाइड 44,800 अलाउड है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट सर्टिफाइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। अप टू 30 नवंबर 22, ये तो 1 दिसंबर 22 के पहले भूल जाओ। 1 दिसंबर 22 से परचेज ऑफ लैंड, लैंड तो नॉट अलाउड, ये अलाउड, ये अलाउड। तो ये आपका बाहुबली सम डन। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा। या ये 35 AD का आप लोग देख लेना। यस, ये सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, पहले रेस्ट्रिक्शन होता था 10%, अब हो गया 14% अलाउड है। तो आपके मालिक ने पेंशन स्कीम पे पैसा डाला है तो डालने दो, मालिक है। 14% ही पीजीबीपी में डिडक्शंस मिलेगा खर्चा का। एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूटेड 20% ऑफ बेसिक सैलरी पेंशन स्कीम पे, मालिक ने 20% ऑफ बेसिक सैलरी, डीए 40%, डीए इज 40% ऑफ सैलरी फॉर्म पार्ट, ठीक है। कंप्यूट डिडक्शन ई बेसिक सैलरी इज 10 लाख, तो मालिक ने डाला 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपया आपकी स्कीम पे डाला। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिस, और डिडक्शंस मिलने के लिए 14% ऑफ सैलरी, सैलरी इज 10 लाख और 40% ऑफ 10 लाख 14 लाख,
14 लाख का 14%, 14 लाख का 14%, 196 ये अलाउड है, तो 4000 डिस 14 लाख का 14%, 14 का 14%, या 1,96,000, 40,000, 4,000 डिसअलाउड। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है दोस्तों। यस, तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। यस, सेक्शन 30 से 36 स्पेसिफिक एक्सपेंसेस पढ़ लिया आपने। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस भी हो गया। अब दोस्तों पीजीबी में एक्सपेंसेस जो भी अभी तक पढ़े 30 से लेकर 37 तक, उन एक्सपेंसेस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। दैट इज नॉन रेसिडेंट को पे करोगे विदाउट टीडीएस तो अलाउ नहीं होगा, रेसिडेंट को पे करोगे विदाउट टीडीएस तो 30% ब्लॉक कर देंगे, फिर बाद में टैक्स काट के पेमेंट कर देंगे तो डिडक्शन से अलाउड हो जाएगा। अगर आप 10,000 से ज़्यादा ABCD नीरू NB रूल से नहीं पेमेंट करते हो तो रोक देंगे। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन्स होगा, एक्सेस हो जाएगा तो डिडक्शंस नहीं देंगे। 43B कुछ कुछ एक्सपेंसेस है जिसका डिडक्शंस तभी मिलेगा ROI डेट तक, 31 जुलाई 31 अक्टूबर तक पे करोगे तो ही डिडक्शंस मिलेगा। फिर यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का लेकर भी चक्कर है, तो वो सब अपने डिस्कशन करेंगे अभी। फिर 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 44AB टैक्स ऑडिट, फिर उसके बाद 3 सेक्शंस आएंगे प्रिजेंटिव के, और विथ RTPs MTP हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। और जो केस स्टडी बेस्ड MCQs है वो तो मैंने पूरा ही सोल्व कर दिया, एक बाकी था वो आपसे खुद ही हो जाएगा। अब फटाफट DT कंप्लीट करके अपने GST लेंगे, फिर एडवांस अकाउंट्स का भी चलेगा दोस्तों। फुल आपको कवरेज मिल जाएगा रैपिड रिवीजन पे। बस मेरा मकसद ये है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, रिकॉल करने में टाइम लगेगा। RR बहुत बढ़िया से ओनली थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं, साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी करा दे रहे हैं विद सॉल्यूशंस है, तो आप कर ही लोगे। सो चलिए, स्पेसिफिक डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 40A, तो ज़्यादा सेक्शंस के पीछे नहीं भागना है। डिसअलावेंस, ऐसे एक डिसअलावेंस के बारे में आप ध्यान देना, सैलरी में भी पढ़े थे। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस भी नहीं है और आपके लिए सैलरी इनकम भी नहीं है। नाउ TDS फॉर नॉन कंप्लायंस, TDS का सिस्टम क्या कहता है ध्यान से देखो। पहले जहाँ जहाँ पे टैक्स आपको काटना है, और इंडिविजुअल आप छोटे बिजनेस को ना मैक्सिमम जगह पे TDS तभी टैक्स डिडक्ट करना है। लास्ट ईयर अगर हमारे बिजनेस में टैक्स ऑडिट हुआ था, लास्ट ईयर अगर हमारे बिजनेस का टर्नओवर 1 CR से ऊपर, प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर, तो लास्ट ईयर हमारे पास CA थे, वो हमें समझाएंगे तो इस साल टैक्स काटना है। अदरवाइज छोटे छोटे इंडिविजुअल आपको टैक्स TDS वाला भी फंसने का नहीं है। तो ध्यान रखना TDS का सिस्टम क्या कहता है, 2 पॉइंट कहता है। 25 26 में आप लोग डिडक्ट करो, PGBP में चैप्टर में जाके अलग पढ़ेंगे अच्छा से, और ROI डेट तक, दैट इज 31 जुलाई 26 या 31 अक्टूबर 26 तक डिपॉजिट कर दो। ये दोनों काम कर दिए, आप 25-26 में काट लिए और 25-26 में डिपॉजिट कर दो। नेक्स्ट नॉर्मली तो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट करना ही होता है, तो आप डिपॉजिट कर दो। 25-26 भूल गए तो कोई बात नहीं, रिटर्न भरने का डेट तक डिपॉजिट कर दो, तो आपको 25-26 में डिडक्शंस मिल जाएगा। अगर वो डिडक्ट कर लिया बट डिपॉजिट नहीं किया तो 30% डिसअलाउड कर देंगे। रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो, फिरंगी को किया है तो 100%। फिर जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। और आपने तो 25-26 में काटा ही नहीं, डिपॉजिट भी नहीं किया, तो वही सेम जब काट के डिपॉजिट करोगे तब अलाउड होगा।
एक छोटा सा प्रोविजन है, मैंने कमल सर का टैक्स काटना भूल गया, बट कमल सर तो दूध से नहाते हैं, उन पे वो चोरी चपाटी करते नहीं। उन्होंने मेरे से जो इनकम किया उसको इनकम टैक्स में दिखाकर टैक्स भर के रिटर्न फाइल किया कर दिया। तो उन्होंने जिस दिन रिटर्न फाइल किया, मान लिया जाएगा मैं डिडक्ट करके डिपॉजिट किया, हालांकि मैं डिडक्ट भी नहीं किया, डिपॉजिट भी नहीं किया। तो आप अभी मेरा रोक दोगे 30%, फिर बाद में अलाउ कर दोगे। अब इंस्टीट्यूट इसमें उल्टा क्वेश्चन कैसे सेट करेगा, बोलेगा 24-25 में आपने गुनाह किया था और अभी पेमेंट कर दिया, तो 30% रोक दिए थे, तो 30% अभी डिडक्शंस मिल जाएगा, और फिरंगी केस आता तो 100%। ये एडवांस क्वेश्चन बनेगा। सो दोस्तों यही है, अगर नॉन रेसिडेंट्स के साथ डील किए हो तो डिसअलाउंस क्या होगा, फुल एक्सपेंसेस 100% डिसअलाउड हो जाएगा दोस्त। इफ TDS नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, या डिडक्ट किया नॉट पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ ROI, recovery allowed when TDS deducted paid later on. Exceptions वही, if payee files return, कमल सर ने रिटर्न फाइल किया, टैक्स पे किया, सर्टिफिकेट फर्निश किया, एक्सपेंसेस डिसअलाउड विल बी अलाउड लेटर वन व्हेन पेयी फाइल्स रिटर्न। तो जब रिटर्न फाइल किया तब मान लिया जाएगा RG ने काट के पेमेंट किया, हालांकि मैंने काटा भी नहीं, पेमेंट भी नहीं किया, तो वो 100% रोका था, वो यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। सेम रेसिडेंट के साथ जाएंगे तो 30% है, सब कुछ वही है। इस पे अपने पास अच्छा क्वेश्चंस है, अपने करेंगे मतलब पहले अभी साथ साथ एक एक टॉपिक के साथ, दिस आर ऑल हेवी स्मार्ट टॉपिक्स, तो हम साथ साथ है इस पे क्वेश्चंस करते रहेंगे। यस, सो ध्यान से देखना ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 the following payments expenses incurred by राजा, एंड लास्ट ईयर इनका टर्नओवर 99 लाख था, तो बहुत सारी जगह पे इंटरेस्ट वगैरह के जगह पे उनको टैक्स नहीं काटना है, सैलरी के जगह पे टैक्स काटना है, कमीशन पे भी नहीं काटना है। सो इंटरेस्ट 45,000 टू रेडमेड रेसिडेंट फॉर्म विदाउट TDS, सिंस इंडिविजुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 CR, TDS इज नॉट रिक्वायर्ड, सो डिसअलाउंस नहीं होगा, ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। सेम आंसर 3 का भी, सिंस इंडिविजुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 CR लास्ट ईयर 194H नॉट एप्लीकेबल, और 50 लैक्स पार नहीं हुआ तो मम्मी सेक्शन पे भी नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, हेंस डिसअलाउंस नॉट एप्लीकेबल। और सैलरी के केस में आपको सबको ही टैक्स काटना था, सैलरी के केस में सैलरी तो हमेशा देते रहते ना, तो आप छोटे बिजनेस हो बड़े बिजनेस आपको जानना है, सिंस 192 इज मैंडेटरी फॉर ऑल, तो आपका 30% डिसअलाउंस हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, रीड करना, कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, तो ब्लाइंडली अपने बोल देंगे कि वो रेसिन को पेमेंट किया 30% डिसअलाउड, तो ध्यान रखना है छोटे छोटे इंडिविजुअल और हब बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल हब IH के लिए इंटरेस्ट कमीशन ये सब पे, ब्रोकरेज पे TDS तभी काटना है, लास्ट ईयर बिजनेस का टर्नओवर 1 CR या प्रोफेशन का 50 लाख से ऊपर था, तो ही सैलरी के केस में हमेशा काटना था बेटा। ये क्वेश्चन है 26 भी है 27 भी है, तो पहले 26 देखते हैं। ड्यू डेट 25-26 का 31 अक्टूबर है, सो डेट ऑन विच TDS शुड हैव बीन डिडक्टेड 26, 25-26 का है, तो आपने डिडक्ट कर दिया, ओके, और पेमेंट भी इसके पहले कर दिया, ओके। प्रीवियस ईयर जिस साल खर्चा अलाउड हो जाएगा 25-26, आपको जुलाई 25 में काटना था, इधर काट दिया, ठीक है। आप रिटर्न भरने के पहले 31 अक्टूबर 26 तक दे दिए, तो ये भी ओके। मार्च में काटना था, काट भी लिए, जुलाई तक दे दिए, ओके, पूरा अलाउड। मार्च में काटना था, मार्च में काटे, जून को पेमेंट किए, 31 अक्टूबर 26, ओके। 16 मई को काटना था, काट भी लिए, नॉट डिपॉजिटेड, तो ये डिडक्शंस तब 30% रेसिडेंट को पेमेंट किया, 30% ब्लॉक कर दो, और जब डिपॉजिट करोगे जिस प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट करोगे उस प्रीवियस ईयर में मिलेगा, इस पे स्टार मार्क करना, इस पे स्टार मार्क करना। 10 जून 25, तो जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा है उस प्रीवियस ईयर में काटा नहीं, 26-27 में काटा, तो 30% 25-26 में ब्लॉक रेसिडेंट को दिया, और 27-28 में अब लेट पेमेंट कर रहा है, लेट डिडक्ट करके पेमेंट कर रहा है, तो अब जब डिपॉजिट करेंगे तो 28-29 पे 30% अलाउ कर देंगे।
अच्छा से पढ़ लेना आप लोग। डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड फॉलोइंग टू रेसिडेंट पे विदाउट टीडीएस व्हाट विल बी, ये कंपनी है ना तो हमेशा टीडीएस में ये लोग फंसेंगे, बट आपको टीडीएस वाला वो लिमिट्स भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए तो पढ़ता सबको ही है और टैक्स में पास सबको ही नहीं करता है। पास करने के लिए आपको रैपिड रिविजन पूरा अच्छी तरह से सुनना है, दिस इज पॉइंट को इम्पॉर्टेंट बोले उस पर बहुत अच्छा से रिवीजन करना है, और आपको बहुत सारे ढेर सारे एमसीक्यू सोल्व करने हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मास्टर सम्स। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो बहुत सारे चैप्टर्स का टॉपिक आपके दिमाग में यूज करना सीख जाएंगे। नॉर्मली आज तक क्या होता था, एक एक चैप्टर पढ़ते थे उसी पे सम होता था, टैक्स में क्या होता है ना, पूरा खिचड़ी बना देता है, फुल सिलेबस पे क्वेश्चंस आ जाता है, वो चैप्टर का उस चैप्टर का इफेक्ट रहता है, तो वो बच्चा नहीं कर पाता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मेरे मास्टर सम्स का जो सेशन होगा उसको आप लोग अटेंड करना, और एमसीक्यूज वाला सेशन तो जरूर से करना, जो मैंने रिकॉर्ड करके आपके सेवा में हाजिर कर दिया है। एज्यूमिंग रेसिडेंट पे इज आज मेंशन सैलरी टू एम्प्लॉइज, तो 30% रोक देंगे, 30% रोक देंगे। डायरेक्टर रेमुनरेशंस मार्च में क्रेडिट किया है, पेड इन दिस व्हाट विल बी आंसर इफ टीडीएस डायरेक्टर रेमुनरेशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट रेमिटेड इन जुलाई, तो अभी तो 30% रोक देंगे और काट दिया, जुलाई में कर दिया तो remitted to government 8400 will be allowed a deductions while computing 27 28 के कब जमा किया भाई, अप्रैल 26 में, 26 यानी प्रीवियस ईयर 25 26 में डिडक्ट नहीं किया, तो जब पेमेंट करेंगे तब अलाउड होगा। If TDS director remuneration the next year 26 20 the time payment remitted to government 8400 will be allowed deductions while computing assessment year 27 28, so that is 26 27 PY पे 30% मिल जाएगा। दोस्तों तो ये TDS पे क्वेश्चंस थे, अब हम लोग और टॉपिक देखते हैं। नाउ पेमेंट टू सर्टेन पर्सन्स, रिलेटेड पर्सन्स के साथ ट्रांजेक्शन्स करने से गोलमाल है भाई, गोलमाल है। तो जितना मार्केट वैल्यू से ज़्यादा लगेगा एक्सेस अमाउंट, सपोज आपने रिलेटिव के साथ ट्रांजेक्शन्स किया, उसका फेयर मार्केट वैल्यू, उस ट्रांजेक्शन्स का फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 है, बट आपने एक्सपेंसेस दिखा दिया 15,000, तो इनकम टैक्स अंकल ओनली 10,000 अलाउड करेंगे, तो डिस अलाउड कितना करेंगे, इनकम टैक्स अंकल 5,000 डिस अलाउड। 10,000 में काम हो जाता है, 15,000 आपने दिखा दिया। यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का मीनिंग, इंडिविजुअल बिजनेस में रिलेटेड पार्टीज में कौन कौन आएंगे उसको ध्यान देना। एसएससी इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल का ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंडिविजुअल कोई रिलेटिव्स के साथ बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स किया और एक्सेस पेमेंट कर दिया तो डिस अलाउड, या पर्सन्स विथ 20% या किसी के साथ ट्रांजेक्शन्स किया है जिनका आपके बिजनेस में जिनके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आपका या आपके रिलेटिव का, तो फिर वो वहाँ पे 48(2) में कवर्ड हो जाएंगे। एक्सेस इज डिस अलाउड। कंपनी फॉर्म HUF AOP के डायरेक्टर्स, पार्टनर, रिलेटिव और पर्सन्स विथ 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, डिस अलाउड। इंडिविजुअल्स का रिलेटिव थोड़ा अच्छा से देखना, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, सिबलिंग, ब्रदर, सिस्टर्स, लीनियर, एसेंडेंट, डिसेंडेंट, बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन, स्पाउस, बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन, स्पाउस, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर, ये तो पता ही है सबको, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या 48(2) 1 डे 1 एक्सपेंसेस टोटल पेमेंट मोर देन 10,000, और ट्रांसपोर्टर्स को देंगे तो 35,000। ये ABCD नीरू NB रूल से पेमेंट करना, अदरवाइज वो खर्चा डिस अलाउड हो जाएगा, अलाउड नहीं होगा, बट कहीं कहीं पे अलाउड है। पेमेंट मोड मस्ट बी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट,
specified electronic mode, that is a credit card, debit card, account pay check, account pay draft, credit card, debit card, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, विम, इन सब से पेमेंट करना है। 10,000 पर 10,000 तक चलेगा, 10,000 तक चलेगा। ओके, 10,000 से ज़्यादा है डिसअलाउड। एंड ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते तो 35,000 से ज़्यादा होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। इस स्पेसिफाइड मोड से करो चलेगा। लेकिन अपने ना जब वहाँ पे पढ़े थे ना, एसेट्स खरीदते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में वहाँ पे फ्रेट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन को देंगे तो वहाँ पे 10,000 है। यहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स वगैरह का ट्रांसपोर्टर को देंगे 35,000 तक चलेगा। बट एसेट्स खरीदेंगे ट्रांसपोर्टर को देंगे ना तो 10,000 का लिमिट ही लगेगा। वहाँ पे ध्यान रखना, जो सेक्शन 43(1) पे पढ़े थे। ट्रीटमेंट ऑफ डिसअलाउड पेमेंट, अभी एक सिचुएशन ऐसा आता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप टेंशन मत लेना। एक सिचुएशन ऐसा आता है ना कि 24-25 में कोई खर्चा था 12,000 अलाउड हो गया, आउटस्टैंडिंग था, अलाउड हो गया, आउटस्टैंडिंग था। ये तो अलाउड होते ही आउटस्टैंडिंग एक्रूअल बेसिस। और मैंने क्या किया ना 25-26 में ना एक ही दिन कैश पेमेंट कर दिया 12,000। तो अब लास्ट ईयर को छेड़छाड़ करना नहीं है, इस साल मेरा PGBP में प्लस कर दिया जाएगा 12,000। तो ये बात को ध्यान रखना। अमाउंट ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम और एक्सेप्शंस, कभी कभी ना अपने कैश 10,000 से ज़्यादा भी दे सकते, बेयरर चेक वगैरह, नॉन स्पेसिफाइड मोड से ज़्यादा भी पेमेंट कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। पेमेंट डायरेक्टली टू कल्टिवेटर, गोवर, फिशर्स फॉर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए पेमेंट इन अ गांव विथ नो बैंकिंग सर्विस, बैंक्स, RBI, अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर रहे हो बैंक को, LIC को, गवर्नमेंट को, तो वो अलाउड है। बुक एडजस्टमेंट, आप मेरे से पैसा पा रहे हो और मैंने बिजनेस एक्सपेंसेस किया था और मैं आपसे ट्यूशन फी पा रहा हूँ, 30,000 एडजस्ट हो गया, वो सब चलेगा। और इम्प्लॉइज टर्मिनल बेनिफिट 50,000 दे रहे हैं एंड सैलरी इन सर्टेन केसेस, एजेंट्स को पेमेंट करते चलेगा, ऑथराइज डीलर को ट्रांसफर करते चलेगा। बेटा इस पे ना अपने ना बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं, इस पे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देते हैं, वही क्वेश्चंस जो आप लोग क्लास में किए होंगे, टन टन बोलना है। आगे डिटरमाइन डिडक्शंस, बिल ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,000 कैश अलाउड है, 10,000 तक अलाउड है। प्रिंटिंग स्टेशनरी 12,000 कैश, डे 1 इन अ डे, 2 बार दिया एक दिन में तो ये डिस अलाउड हो जाएगा। बिल ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट पे चेक अलाउड है। बिल ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी बिल 1 10,000, बिल 2 8,000, दोनों को मिला के भी 20 दे दो चलेगा, 18 दे दो चलेगा। सिंगल बिल 10,000 से पार नहीं करना चाहिए, अलाउड है। बिल ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी 15,000 कैश 5,000 दिस चलेगा। प्लांटेड मशीनरी 20,000, यहाँ पे 48(3) नहीं लगेगा, सेक्शन 43(1) के हिसाब से ये नहीं चलेगा। प्लांटेड मशीनरी का कॉस्ट 0 बोलेंगे। सैलरी पेड राम चलेगा, हरी का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। 10,000 श्याम भी चलेगा। ट्रांसपोर्टर का बिल 30,000 चलेगा, 35,000 यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिलेगा। एक बिल 50,000 का अकाउंट पे चेक, वो सब चलेगा। 1 बिल 30,000 कैश 15 तारीख को 10,000, 16 तारीख को 10, 17 को 10, सब कुछ चलेगा, ऑल वेल। तो ये कैश पेमेंट वाला चक्कर भी आपने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों छुटपुट सेक्शन पे। उसके बाद 43B बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर अपने डिस्कशन करेंगे। नाउ एक छोटा छोटा टॉपिक है, डिडक्शंस फॉर ग्रेजुएटी। ऐसे तो अपने पढ़ के आए थे, कोई भी प्रोविजन का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, बट अप्रूव ग्रेजुएटी फंड के लिए कुछ प्रोविजन बना रहे हो, या कोई स्टाफ रिटायर्ड हुआ उसको इसी साल इस साल रिटायर्ड हुआ उसको देना है, लाइबिलिटी बन गया आप देना है, उसका प्रोविजन बना रहे हो तो चलेगा, अदरवाइज कोई प्रोविजन अलाउड नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू फंड, एक्सचेंज रेट, 3 टॉपिक छोटे छोटे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले ग्रेजुएटी का प्रोविजन फॉर पेमेंट टू अप्रूव ग्रेजुएटी फंड, कोई अप्रूव ग्रेजुएटी फंड में पैसा जमा करना है, उसका प्रोविजन बना रहे हो। ग्रेजुएटी पेबल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इस साल पे करना है, उसका प्रोविजन बना रहे हो, ये अलाउड है ओनली टू अप्रूव ग्रेजुएटी फंड। ऐसे अनअप्रूव ग्रेजुएटी फंड कोई फंड का बना लोगे तो नॉट अलाउड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड, नो डिडक्शंस फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड
एक्सेप्ट इफ स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस लॉ के अंदर कोई फंड है उसके लिए प्रोविजन बना है, अलाउड है, ऐसे अपने मन से बना लोगे नॉट अलाउड। डिडक्शन अलाउड इफ कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फंड, कोई एक्सचेंज डिफरेंट, फॉरेन से माल खरीदे, वो आउटस्टैंडिंग था, रुपीस कमजोर होते गया, डॉलर तगड़ा होते गया, तो एक्सचेंज लॉस होगा, वो बिजनेस में एक्सपेंसेस अलाउड है। कोई एसेट्स के लिए खरीदे थे, उधर कोई फॉरेन एक्सचेंज का प्लस माइनस हो रहा है, तो एसेट्स के कॉस्ट में प्लस माइनस कर देंगे। एक्सचेंज रेट अफेक्टिंग फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज ऑन एसेट्स को एसेट्स के साथ एडजस्ट कर देंगे, और आपको ये अलाउड है। बिजनेस एक्सपेंसेस है तो भी अलाउड है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। पेमेंट मस्ट बी मेड, या नाउ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट 43B, 43B में बहुत अच्छा से आपको पढ़ाई करना है। 43B में क्या बताया गया पहले बता देते। कोई भी एक्सपेंसेस है जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस है, सैलरी, इंटरेस्ट, बेसिकली गवर्नमेंट को म्यूनसिपल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ये सब GST वगैरह, ये सब पेमेंट। इनकम टैक्स का तो डिडक्शंस ही नहीं मिलता है, तो बिजनेस में कुछ टैक्स वगैरह लगा, इनकम टैक्स नहीं, PTPP वाला टैक्स नहीं, ऐसे म्यूनसिपल टैक्स वगैरह, इंटरेस्ट, सैलरी, स्टाफ का बोनस वगैरह, ये सब के लिए ना। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वगैरह दिखा देते बट डिपॉजिट लेट करते, उसके लिए इन्होंने बताया गया है कि आपको ROI का ड्यू डेट तक, ROI का ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर दो, तो सेम प्रीवियस ईयर दैट इज 25-26, और नॉट डिपॉजिट लेट कर दिया, ड्यू डेट तक नहीं किया, तो जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट होगा उसी प्रीवियस ईयर में डिडक्शंस मिलेगा। तो यानी 25-26 का वो सब आइटम्स है, इंटरेस्ट वगैरह, तो आप 31 जुलाई 26 या 31 अक्टूबर 26 तक जमा कर दो। और बट उसके बाद करते हो ना तो फिर अब वो एक्सटेंशन नहीं, जब पेमेंट करोगे तब डिडक्शंस मिलेगा। और चलिए, और इसमें फिर MSMED एक्ट का पेमेंट का भी डिस्कशन करना है अपने को आराम से। सो चलिए देखते हैं दोस्तों। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस, पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI। क्या क्या खर्चा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। एनी टैक्स ड्यूटी सेस, देखो बेटा इनकम टैक्स, PGBP का टैक्स तो अलाउड ही नहीं है, तो ये म्यूनसिपल टैक्स, GST फीस, सेस वगैरह। इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मालिक का कंट्रीब्यूशन, देखो इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पढ़ के आए थे, वो जब आप काटेंगे तो आपका इनकम में जमा कर देंगे, ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक डिडक्शंस मिलेगा, वो तो आपका इनकम एक्सपेंसेस कुछ नहीं था, वो पनिशमेंट था। बट आप अपने पॉकेट से PF वगैरह पे जमा करते हो तो वो सब के लिए डेट है। और बोनस कमीशन भी, अपने स्टाफ को बोनस कमीशन मार्च में दिखा देते हो, पेमेंट ही नहीं करते हो, उसको भी आपको पेमेंट करना है। इंसेंटिव्स के लिए कोई सिस्टम नहीं, लीव सैलरी का भी 43B में कवर्ड है। तो देखो बेटा इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड आ गया, बोनस कमीशन, लीव सैलरी, कितने सारे पॉइंट आ गए। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नोटिफाइड NBFC कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब पे का भी पेमेंट करना है। और वो एग्रीकल्चर फार्मर का कोऑपरेटिव कवर्ड नहीं है, बिकॉज वो लोग थोड़ा सा गरीब वरीब रहते हैं, तो लेट पेमेंट भी चलेगा। इंडियन रेलवे को भी पेमेंट कर दो। पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज बियॉन्ड, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज बियॉन्ड टाइम लिमिट, उनका ना हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट इंटरेस्ट को लेकर ना इंस्टीट्यूट ना वो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे ऐसा बहुत डाल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह अपन क्या होता है ना, कभी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते तो इंटरेस्ट जमा हो जाता है, फिर इस इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर देते, तो इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया तो ये पेमेंट नहीं हुआ, नो पेमेंट, तो अब डिडक्शन नहीं। हाँ, जब लोन को रीपे करोगे ना तब मान लिया जाएगा इंटरेस्ट पे किया, तब डिडक्शंस अलाउड। इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया बट अपने तैयार है उसके लिए भी। और फिर उसके बाद माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को लेके डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा एक माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के डेफिनेशंस पे छोटा सा अमेंडमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट 5 स्टार टॉपिक है। इसको पढ़ाने से पहले हम लोग इस पे कुछ 43B पे क्वेश्चंस कर लेते, थोड़ा सा माइंड आपका सेट हो जाए। सो ये देखिए 43B के लिए क्वेश्चंस, ये एक्सपेंसेस है 25, ये 43B के लिए है, एक्सपेंसेस है 25-26 का, इसका ड्यू डेट 31 जुलाई तक पेमेंट कर दो।
इस डेट को पेमेंट कर दो इस डेट तक, तो 25 26 में। अदरवाइज जब पेमेंट इधर उधर प्रीवियस ईयर देख लो उसी साल। सो 31 जुलाई 25 में कर दिया तो ये 25 26 में अलाउड, 31 मार्च को कर दिया तो भी अलाउड, 10 मार्च अप्रैल कर दिया तो भी अलाउड। ये 31 दिसंबर 26 को क्या, ये तो लेट कर दिया ना, तो 26 27 में अलाउड, ये तो और लेट कर दिया ना, तो 27 28 में अलाउड। ये 10/4/27 वो कितना साल बाद, तो ये 27 28 में अलाउड। अगर मैं सुपर फास्ट में कोई डेट गलती लिख दिया होगा तो आप लोग बता देना। और ये क्वेश्चंस का इंतजार है इंस्टीट्यूट अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे ऐसा एडजस्टमेंट डाला है टोटल इनकम वाले पे, तो ज़रूर से मैं इसके बाद डिडक्शंस और सेट ऑफ टीडीएस के बाद मैं मास्टर क्वेश्चन ही लाऊंगा, फिर जीएसटी का बौछार कर देंगे दोस्तों। बस आप लोग पढ़ो, पास हो जाओ और मिठाई भेजना, और ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। इस टॉपिक के बाद हम लोग पार्ट 3 भी स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट एक घंटा का वीडियो रख रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री रहे आप लोग। Hari is an individual carried business of purchase sale of agricultural commodities. He borrowed loan from Andhra Pradesh Finance Corporation and Indian Bank has not paid. Andhra Pradesh State Finance 24 25 25 26 का interest, Indian Bank का भी interest. Both these banks while restructuring loan facilities converted above interest to loan. तो and 60 installment पे 60 इंस्टॉलमेंट पे आप पे करोगे। ड्यूरिंग 31 मार्च हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला 5 इंस्टॉलमेंट। तो बेटा एकदम सिंपल है, 15 लाख डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5 इंस्टॉलमेंट, तो 1,25,000 इसका मान लेंगे। एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ इंडियन बैंक 30 लैक्स डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3, 1,50,000 इसका अलाउ कर देंगे बेटा। ये आप लोग जरूर से देख लेना। नाउ फ्रेंड्स चलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए। इनका ना खुद का एक टाइम लिमिट होता है, इस टाइम लिमिट पे देखना है, आरओआई नहीं। इनका टाइम लिमिट क्या है बेटा, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए टाइम लिमिट है, अगर कोई रिटेन एग्रीमेंट है कि इतना दिन के अंदर पेमेंट करना है, वो एग्रीमेंट का डेट तक पेमेंट कर दो तो 25 26 में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद करेंगे तो जब जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करेंगे उस प्रीवियस ईयर में, और कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज। एग्रीमेंट है कि इस डेट को पेमेंट करना है तो एग्रीमेंट के डेट पे, बट एग्रीमेंट का डेट 45 डेज बियॉन्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड सर्विसेज नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट का डेट पे भी देखना 45 डेज। इस पे बहुत अच्छा एग्जांपल रखा है, हम लोग करेंगे। डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे, नो एग्रीमेंट इफ 15 डेज तो एक्रूअल बेसिस पे, इसके बाद करोगे तो पेमेंट बेसिस पे। सर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस है। यस, माइक्रो इंटरप्राइज वो होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और एंड इक्विपमेंट पीएमई का इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक है और टर्नओवर 10 करोड़ तक रहेगा, तो इस माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ तक रहेगा, तो ये ये स्मॉल इंटरप्राइज आ जाएगा। तो कभी एमसीक्यूज में ना वो नहीं देगा माइक्रो स्मॉल है, वो इन्वेस्टमेंट बता देगा। तो बस ये वाला लिमिट, ऊपर वाला लिमिट याद रखना, 25 करोड़ तक पीएमई में प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पे, और एंड टर्नओवर 100 करोड़ तक। अगर ये पार कर देता है 25 करोड़ से ऊपर या 100 करोड़ से ऊपर, तो आप एमएसएमईज में नहीं आएंगे, तो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज पे नहीं आएंगे, तो आपके लिए फिर ये स्पेशल प्रोविजन नहीं लगेगा। इंस्टीट्यूट खतरनाक क्वेश्चन सेट कर देता है, माइक्रो स्मॉल भी लिख देगा और कभी नहीं लिखकर इन्वेस्टमेंट दे देगा। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 CR एंड टर्नओवर 100 CR तक है, तो ही दोनों में से कोई एक आगे बढ़ गया तो यू आर नो मोर छोटा बच्चा, तो आपके लिए ये सिस्टम नहीं लगेगा। तो सिस्टम क्या था, रिटेन एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ गुड सर्विसेज पेमेंट कर दो, तो आपको एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शंस और
एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट का डेट बट इट कैनॉट एक्सीड 45 डेज। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए थोड़ा डेफिनेशन में ध्यान रखना, 2.5 10 और इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 से। दोस्तों इस पे एमसीक्यूज भी रखे हैं, सब्जेक्टिव भी रखे जो मैं क्लास में कराता हूँ, आपको जरूर जरूर से देखना है। फिर इसके बाद के जो टॉपिक है डीम्ड प्रॉफिट, फिर प्रिजम्पटिव वाला और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बस इतने ही। ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे कि आप छोटे बच्चे हो, आपको तकलीफ नहीं देना है, बड़ा प्यार से समझाना है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल, एकदम टॉप में ही है, ध्यान से देखना। X purchase goods 15,000 from Y micro enterprise 1st March 26, written agreement 5th April। तो ये 1st मार्च से 5th अप्रैल 45 डेज के अंदर है, तो 5th अप्रैल तक पेमेंट कर देंगे ना आप, तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा इस खर्चा का 25 26 में, अदरवाइज जब पेमेंट करेंगे तब। फिर 2 अप्रैल को दे दिया, तो 2 अप्रैल को दे दिया तो डिडक्शंस 25 26 में, और 20 अप्रैल को क्या लेट किया तो 26 27 पे। सारे एग्जाम्पल्स को दिल से पढ़ना रे। X purchase goods invoice value 1120 on credit from A Limited Micro Small Enterprise और डेट ऑफ परचेज 2 मार्च। बेसिकली ये फरवरी मार्च वाला ही ट्रांजेक्शन आएगा। अगर अप्रैल में जून जुलाई में खरीदा आप 50 डेज 60 डेज 100 डेज भी लेट पेमेंट कर दो ना, तो वो 25 26 में ही आ जाएगा। तो हमेशा फरवरी और मार्च का ट्रांजेक्शन ही फंसेगा, इस बात को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। कल की बात, एज पर एग्रीमेंट इट हैज़ टू मेक पेमेंट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। तो बेटा पहले तो देखो 45 डेज के अंदर है, मार्च से 30 अप्रैल 45 डेज के अंदर नहीं है। सो और ये पेमेंट्स का डेट्स बता दिया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज मार्च 20, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर MSMED एक्ट 16 अप्रैल होगा, 15 डेज 45 डेज के अंदर। तो ये वाला तो काट दो, तो यानी आपने 16 अप्रैल तक पेमेंट कर दिया, उसका डिडक्शन 25 26 में मिलेगा। एंड सॉल्टेड बना दिया 17 एंड ऑल, तो फिर आपको सॉल्टेड है तो बाद में खा देता। तो ये स्वीट 16 अप्रैल के पहले दे दिया तो 25 26, ये भी 25 26, ये भी 25 26, ये सॉल्टेड हो गया, तो ये डिडक्शंस 26 27 पे मिलेगा। तो जरूर 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 से प्रैक्टिस करना। इसमें ना मैंने एक MCQs भी रखा है जो बहुत हॉट टॉपिक है, RTPs MTPs में दिया था। ऐसे MCQs तो मैं यहाँ पे अभी डील नहीं कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि हमने केस स्टडी बेस्ड 29 MCQ सोल्व कर दिया, केसेस सोल्व किया, हर एक पे 3 4 होता था, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन से सोल्व हो गया। आप करना, बट ये बड़ा प्यारा फेवरेट क्वेश्चन है इसलिए मैं कर लेता हूँ। चलो देखो, मिस्टर अनिल स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फरवरी 26 में, और ये जो MSMED वाला रहेगा ना, तो ये फरवरी और मार्च का ही रहेगा ट्रांजेक्शन। सी फॉलो एक्रूअल बेसिस परचेज रूट्स फ्रॉम ABC डिटेल्स। ए माइक्रो इंटरप्राइज है, 15 फेब को खरीदा 5 लाख का, विद इन 30 डेज पेमेंट कर दिया, पेमेंट एज पर रिटन एग्रीमेंट। तो फिर विद इन 30 डेज करना था, तो ये 15 मार्च तक करना था, तो ये 15 मार्च के बाद कर दिया, तो जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया उसी में मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर 25 26 अगर कर भी देता विद इन 1 मंथ तो भी सेम प्रीवियस ईयर, और पेमेंट भी नहीं किया लेकिन वो प्रीवियस ईयर 25 26 में किया तो उसी साल अलाउड। बी स्मॉल इंटरप्राइज 17 मार्च को 7 लैक्स का नो रिटेन एग्रीमेंट, तो 15 डेज तक करना था इनको। तो फिर ये नहीं किए 15 डेज तक, तो फिर ये जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किए 26 27 पे अलाउड होगा। और मीडियम इंटरप्राइज तो कवर ही नहीं था, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, तो ये तो अलाउड है। हाउ मच डिडक्शंस वुड बी अलाउड, तो ये अलाउड हो जाएगा इन असेसमेंट ईयर 26 27, प्रीवियस ईयर 25 26, इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड 24 ये 25 26 में परचेज किया था, तो 5 और 8 13। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे तो
सर चकरा ही जाएगा। सो दैट्स इट दोस्तों, ये कंप्लीट होने जा रहा है ये भी सफ़र। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बस 2 ही टॉपिक बचा है, डिम प्रॉफिट, प्रिजम्पटिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो थर्ड पार्ट पे कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसे भी रिवाइज कीजिए। टेक केयर, वेट फॉर थर्ड पार्ट।